हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 13 क्रिया। क्या कहता है पाठ? क्रिया क्या है, क्रिया शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। क्रिया के सभी भेदों के उदाहरण देते हुए मित्रों से चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अन्ना इडली सांभर खाएंगे, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं, जतिन ने लड्डू खाया। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन शब्दों में किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो रहा है। इन शब्दों से वाक्यों को पूर्णतया मिलती है, अर्थात अर्थ प्राप्त होता है। क्रिया: जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु: किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पलंग और बेड का मूल लकड़ी है और लकड़ी का मूल वृक्ष है जहां से लकड़ी मिलती है। इसी प्रकार आभूषणों का मूल सोना, चांदी, तांबा आदि होता है। इन धातुओं को संवार कर आभूषणों में ढाला जाता है। इसी प्रकार शब्दों में भी होता है। क्रिया का मूल रूप परिवर्तित होकर अनेक रूपों में सामने आता है। जैसे आएगा, आता है, आया, आ चुके, आना चाहिए, आओ, आइएगा आदि शब्द आने को सूचित करते हैं। इन सभी में आ सामान्य रूप से विद्यमान है, अतः यह धातु है। इस प्रकार लिख, पढ़, कर, देख, सीख, देख, सो, ले, दे मुख्य धातुएं हैं। इन धातुओं के अलावा जो कुछ बचता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे सो, सुन, बोल मुख्य क्रिया, सो चुके हैं, सुन रहे हैं सहायक क्रिया। विशेष: क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु रूप मध्य पुरुष एक वचन के तू अज्ञार्थक के साथ ही देखने को मिलता है। जैसे तू पढ़ा, तू भी आ, तू जल्दी चल, तू खा। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। क्रिया कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, राहुल सो रहा है, मंजू रो रही है। इन वाक्यों में पढ़ना, सोना और रोना कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे हैं। इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि क्रिया सीधी कर्ता से जुड़ी हुई है। जैसे शर्मा जी सोफे पर बैठे हैं, मधु चलती है, बिजली चमकी, अभिषेक कूदता है। इन सभी वाक्यों में कार्य सीधा कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, कर्म की अपेक्षा है ही नहीं, अतः ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के भेद: मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया: पूर्ण अर्थात जो अपने में पूर्ण हो। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का बोध होता है। जैसे दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं, प्रिया सो रही है, तोता आकाश में उड़ रहा है, मेरे मित्र घूमने जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त दौड़ना, भागना, आना, जाना, चलना आदि पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया: जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ाकू लगी, बच्ची बीमार है, वे दयालु निकले। इन वाक्यों में पढ़ाकू, बीमार और दयालु आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया होता तो वाक्य अपूर्ण होते। सकर्मक क्रिया: जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल कार्य कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष जो दिखाई दे या अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे, कर्म होना ही चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, गोचर कर्म रावण। अध्यापिका पढ़ाती हैं, अगोचर पाठ। बच्चा दूध पीता है, गोचर कर्म दूध। दादाजी फल खाते हैं, गोचर कर्म फल। दिए गए वाक्यों में मारा, पढ़ाती, पीता, खाते शब्द क्रिया है और इनका फल किसी न किसी कर्म पर पड़ रहा है, अतः कर्म होने के कारण इन्हें
सकर्मक कहा जाएगा। सकर्मक क्रिया के भेद। कर्मक क्रिया की भांति इसके भी दो भेद हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म स्पष्ट हो वहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मेनका अनुच्छेद लिखती है, महेश कार चलाता है, साइना नेहवाल टेनिस खेलती हैं, दिव्या गाती है। इन वाक्यों को पूर्ण सकर्मक कहा जाएगा क्योंकि इनमें अनुच्छेद, कार, टेनिस और गाती कर्म स्पष्ट नजर आ रहा है। पूर्ण सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्म रहता है उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ज्योति किताब पढ़ती है, संजय पत्र लिखता है, अनामिका गीत गाती है, बच्चे दूध पीते हैं। इन वाक्यों में किताब, पत्र, गीत, दूध एक ही कर्म है, इसलिए यहाँ क्रिया एकर्मक कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में दो कर्म रहते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ दादाजी को खाना देती है, संजय ने नीरज को पत्र लिखा, सीता ने गुरु को गीत सुनाया, बच्चे बकरी को घास खिला रहे हैं। दिए गए वाक्यों में दो कर्म मौजूद हैं, इसलिए ये क्रिया द्विकर्मक कहलाएगी। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कुछ वाक्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां कर्म के रहते हुए भी अर्थ अपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्म होता तो है पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। पूर्ण अर्थ को देने के लिए कर्म से साक्षात संबंधित एक अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये वाक्य पूर्ण अर्थ दे पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपना गुरु नहीं मानता, मोहित सुमित को ईमानदार समझता है। इन वाक्यों में यदि तुम्हें और मोहित को हटा दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा लगेगा। पूरक शब्दों के जुड़ते ही इनका अर्थ पूरा हो जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक की पहचान बहुत सरल है। वाक्य में जो क्रिया होती है उसके साथ क्या लगाकर प्रश्न के उत्तर में कोई संज्ञा प्राप्त हो तो वह संज्ञा उस क्रिया का कर्म होगी। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है वह सकर्मक होती है। अतः क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक होगी, और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक होगी। जैसे रवि कहानी लिखता है, कामिनी गीत गाती है, अंजलि रोती है, श्रवण दौड़ता है। दिए गए दोनों वाक्यों में लिखता और गाती क्रिया है। अब इस क्रिया के साथ प्रश्न करें, क्या लिखता है, क्या गाती है। प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, कहानी लिखता है, गीत गाती है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। इसी प्रकार अंजलि रोती है, श्रवण दौड़ता है। इन वाक्यों में रोती और दौड़ता क्रिया है। अब इनके स्थान पर क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, जैसे क्या रोती है, क्या दौड़ता है का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, अतः यहाँ कर्म ना होने के कारण इन्हें अकर्मक कहा जाएगा। विशेष अकर्मक में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करें, कौन लगाकर नहीं। कभी कभी वाक्यों में कर्म के होने का आभास होता है पर वह कर्म नहीं होता, वहां क्या लगाकर प्रश्न करें। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, यह प्रश्न तर्कसंगत नहीं लगता, अतः जाना क्रिया अकर्मक ही होगी। कभी कभी गोचर कर्म नहीं होता, जैसे मैं लिखता हूँ, इसमें कर्म नजर नहीं आ रहा परंतु क्रिया लिखना को कर्म की जरूरत है। अखबार, पत्र, पत्रिका, पुस्तक आदि, अतः यह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। कर्म का दिखाई देना या वाक्य में होना आवश्यक नहीं, कर्म छिपा हुआ भी हो सकता है। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाना। पढ़ना अकर्मक, सकर्मक पढ़ाना, मुड़ना मोड़ना, गिरना गिराना। इसी तरह से आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं। मुख्य, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया, वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे गए, उन्होंने कहा, आप चलो, आप चले, सूरज पढ़ा, शालू गई। संयुक्त क्रिया,
दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया होती हैं। जैसे वे चले गए, छात्र पढ़ने लगे, मैं गाना चाहता हूँ, मैंने पत्र पढ़ लिया, गीता स्कूल चली गई, चोर ने उसे मार डाला। दिए गए वाक्यों में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, जिनमें प्रथम क्रिया मूल क्रिया कहलाती है तथा दूसरी क्रिया सामान्य अथवा रजक क्रिया कही जाती है। विशेष रंजक क्रिया, जो क्रिया अपने अर्थ को छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक शब्द का अर्थ होता है रंग भरना। रंजक क्रिया मुख्य अर्थ को बताने का, विस्तृत करने का कार्य करती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया का होना आवश्यक होता है। कहीं कहीं 3-4 क्रियाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। जैसे मोहित अक्सर मेरे घर आया जाया करता था, श्रवण कभी कभी तैराकी भी कर लिया करता था, उठना, जाना, रहना, डालना, लगना, देना, चाहना, चुकना, सकना आदि रंजक क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण, तुम पढ़ना चाहते हो, चीते को देखकर बच्चे चिल्ला उठे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वे पढ़ते रहते हैं, उसका पेड़ गिर गया, जाना, मैंने आपको बोलने दिया। नाम धातु क्रिया, मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब यह नाम धातु कहलाती है। जैसे हाथ संज्ञा है और इससे शब्द बना हथियाना। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों से बनती हैं। संज्ञा पदों से नाम धातु क्रियाएं, रंग, लालच, रंगना, रंग, रंगना, लालच, ललचाना, चमक, चमकाना। इसी तरह अब बाकी की नाम धातु क्रियाएं भी पढ़िए। सर्वनाम पदों से नाम धातु क्रियाएं, अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। विशेषण पदों से नाम धातु क्रियाएं, नरम, नरमाना, साठ, सठियाना, चिकनाना। इसी तरह से बाकी के उदाहरण भी पढ़ें। अव्यय पदों से नाम धातु क्रियाएं, अनुकरणात्मक धातुओं से, टिमटिम, टिमटिमाना, हिन, हिनहिनाना, थर, थरथराना। इसी तरह से बाकी की क्रियाएं भी पढ़िए। प्रेरणार्थक क्रिया, पिताजी राजू से जूस मंगवाते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, दादी जी ने बच्चों से किताब पढ़वाई, कोच रोज सवेरे दौड़वाते हैं। प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने का प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः दो कर्ता देखने में आते हैं। जैसे दिए गए उदाहरणों में पिताजी राजू को जूस लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पिताजी और राजू दोनों कर्ता हैं, प्रथम कर्ता, द्वितीय कर्ता। इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप मिलते हैं। एक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है और स्वयं प्रेरणा देता है तब उसे प्रधानकर्ता या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पाठ पढ़ाते हैं, माँ बच्चों को खाना खिलाती है, ऋचा गीत सुनाती है, उसने सब कुछ लुटा दिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर सके और किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने नौकर से बर्तन साफ करवाए, अध्यापिका ने छात्रों से पत्र लिखवाया, मालिक ने माली से पौधे लगवाए, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। दिए गए वाक्यों में माँ ने नौकरानी से, अध्यापिका ने छात्रों से, मालिक ने माली से, माँ ने धोबी से क्रिया करवाई है। अतः करवाए, लिखवाए, लगवाए और धुलवाए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं उनके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थकों को देखते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना। इसी तरह से अब बाकी के सभी उदाहरण भी देख सकते हैं। अंग, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है तथा सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वे खाकर चले गए, मैं नहाकर जाऊंगा, बच्चे खेलकर चले गए, सुनीता चाय पीकर चली गई।
दिए गए वाक्यों में खाकर चले गए, नहाकर जाऊंगा, खेलकर चले गए, पीकर चली गई, पहले एक क्रिया हुई फिर दूसरी, अतः कर लगी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्म रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।